नमस्कार साथियों, साधना आईएएस अकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए आज डिस्कस करते हैं भारतीय न्यायपालिका द इंडियन जुडिशरी को। चलिए देखते हैं थोड़ा सा। जैसे तो आपको पता ही होगा कि भारतीय संविधान में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीन प्रमुख अंग हैं, जिसमें कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, ये भी आप लोगों को जब पता होगा। और जो न्यायपालिका है अपनी, ये बिल्कुल सेपरेट होती है, ठीक है ना। इसका ना कार्यपालिका से मतलब है और ना विधायिका से मतलब है। और अपने यहाँ पर एकीकृत न्यायपालिका है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है इंटीग्रेटेड है। इसका तात्पर्य ये है कि सरकार की तरह ऐसा नहीं है कि केंद्र की सरकार अलग और राज्य की सरकार अलग होती है, कि उसी प्रकार केंद्र की न्यायपालिका अलग, राज्य की न्यायपालिका अलग। ऐसा नहीं है कि न्यायपालिका ऊपर से नीचे तक एक ही लेवल में है, ठीक है ना। इंटीग्रेटेड है, एकीकृत है, ठीक है ना। ये ध्यान रखेंगे। और भारतीय शासन प्रणाली का इसको तीसरा आधार स्तंभ भी कहा जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब बात आती है कि किस तरह से इसको हम थोड़ा सा समझें कि भारतीय न्यायपालिका एकीकृत किस रूप में है। तो देखते हैं कि भारतीय न्यायपालिका यहाँ मैंने लिखा है कि किसका जो स्वरूप है वो शंकु की तरह होता है, ठीक है। जिसमें सबसे ऊपर आप देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे हाई कोर्ट्स होते हैं, उसके नीचे जिला एवं सत्र न्यायालय जो कि हर जिले में एक होते हैं, उसके बाद मुंसिफ न्यायालय, ये जिले में कई होते हैं, और सबसे निचले स्तर पर न्याय पंचायत होती है जो कि गाँवों में होती है। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि ये एकीकृत है, ये इसके प्रति उत्तरदायी, ये इसके प्रति, ये इसके प्रति, ये इसके प्रति, ठीक है ना। तो सर्वोच्च स्तर पर अपने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय को ही। इसमें सबसे पहले देखेंगे कि इसका वर्णन कहाँ पे, तो कहाँ पर है देख लिखा हुआ देख सकते हैं, भाग 5 में इसका वर्णन है। अनुच्छेद 124 से लेके 147 तक इसका भाग 5 में वर्णन किया गया है। अब बात आती है कि इसमें न्यायाधीश कितने होते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जब संविधान लिखा गया था तो उस समय 8 न्यायाधीश थे, इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश, ठीक है। धीरे धीरे इसमें बढ़ते बढ़ते वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या 34 कर दी गई है, जिसमें कि एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश होंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या 34, 1 + 33। तो यहाँ पे ध्यान देंगे क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा रहा है कि मुख्य न्यायाधीश को मिला के पूछ रहा है वो संख्या न्यायाधीशों की, या अलग से पूछ रहा है। तो उस हिसाब से आप अपने स्तर पर देख लेंगे क्वेश्चन के हिसाब से। स्थित लोकेट कहाँ पर है, ये पता है सबको कि दिल्ली में है स्थित है, ठीक है ना। लेकिन भारत के किसी अन्य स्थान पर भी ये सुनवाई कर सकता है, ठीक है ना, अगर ज़रूरत होती है तो। अब ऐसा कैसे करेगा, तो ऐसा राष्ट्रपति के अनुमोदन से किया जा सकता है, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। तो इसके लिए राष्ट्रपति अनुमोदन करेगा, ये ध्यान रखेंगे। कभी कभी ऑप्शन में यहाँ पर राष्ट्रपति का अनुमोदन तो आता ही आता है, साथ में संसद भी आ जाता है कि संसद के अनुमोदन से या राष्ट्रपति के अनुमोदन से। तो यहाँ कन्फ्यूज़ नहीं होना है, राष्ट्रपति के अनुमोदन से, ठीक है। ये कहीं और पर भी सुनवाई कर सकता है, लेकिन राष्ट्रपति के अनुमोदन से उस स्थान का जो चयन है कि सुनवाई कहाँ पे होनी है वो सीजीआई करेगा, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करेगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश ये करेगा, ठीक है ना। उस स्थान का फिक्स करेगा उस स्थान को। तो अभी तक ऐसा 2 बार हुआ है, एक बार हैदराबाद में और एक बार श्रीनगर में सुप्रीम कोर्ट ने अब तक सुनवाई की है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए अब इसके, तो इसका वर्णन हम देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 124 के 3 में है, तो वो क्या क्या है देख लेते हैं। एक तो कॉमन वाली सब में चली आ रही, भारत का नागरिक हो, ठीक है। दूसरा, एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट्स में लगातार कंटिन्यू कम से कम 5 वर्ष तक वो न्यायाधीश रह चुका हो, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। किसी एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में लगातार, ठीक है, ब्रेक कर करके नहीं, लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रह चुका हो। नेक्स्ट, एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में कम से कम या फिर 10 वर्ष तक उसने वकालत की हो, ठीक है ना, वकील रहा हो। या फिर राष्ट्रपति की राय में या राष्ट्रपति के विचार में वो एक पारंगत विधिवेत्ता हो, यानी कानून का ज्ञाता हो, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। तो इसमें से अगर चौथी, तीसरी या फिर दूसरी कोई भी एक योग्यता होगी तो उसको सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश चुन लिया जाएगा, ठीक है। अब बात आती है कि मुख्य न्यायाधीश कैसे चुने जाते हैं, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है। तो देखते हैं कि मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे।
हालांकि सभी की करता है, अन्य की भी करता है, तो लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं दोनों को। ठीक है, तो संविधान में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए कोई अलग से प्रावधान नहीं है। ध्यान रखेंगे कि संविधान में चीफ जस्टिस की नियुक्ति के लिए कोई अलग से प्रावधान नहीं किया गया है। जैसे अन्य न्यायाधीश चुने जाते हैं उसी तरह से इसको भी चुना जाता है। उन्हीं अन्य न्यायाधीशों में से जो सीनियर जज होता है उसको भारत का मुख्य न्यायाधीश बना दिया जाता है। जैसा कि आगे लिखा है, मुख्य रूप से वरिष्ठतम न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय के जो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति ही करेगा, बट सीजेआई की सलाह पर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सलाह पर करता है। इसमें वह क्या करता है कि उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की भी सलाह ले सकता है, ये उसके ऊपर है, जिनसे वे परामर्श लेना जरूरी समझे। किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ? सीजेआई की बात कर रहे हैं कि ये परामर्श लेगा। ठीक है, और नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट, इसके बाद एक कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की भी नियुक्ति की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में, एक्टिंग चीफ जस्टिस की। इसका वर्णन अनुच्छेद 126 में है। ये कब होगा देखते हैं, जब मुख्य न्यायाधीश का पद खाली हो। ठीक है, चीफ जस्टिस का पद खाली हो या मुख्य न्यायाधीश अपना काम करने में असमर्थ हो गया हो या बीमार हो या कोई और बात हो, तो ऐसी स्थिति में जो अन्य न्यायाधीश हैं उसमें से किसी एक न्यायाधीश की राष्ट्रपति कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब बात आती है कि राष्ट्रपति इसको करेगा कैसे, किससे परामर्श लेगा। तो यहाँ इस स्पष्ट लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति इस हेतु किसी से परामर्श नहीं लेता है। ठीक है ना, अपने विवेक से ये काम वो कर देता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, इसके बाद तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति भी की जाती है सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक पे। एडहॉक से मतलब आप समझते ही होंगे। ठीक है ना, कुछ समय के लिए, जब तक जरूरत हुई तब तक रखा, जरूरत खत्म हुई उसके बाद बाहर। तो इसका वर्णन अनुच्छेद 127 में किया गया है। इसकी नियुक्ति कौन करेगा? देखिए यहाँ पे था जो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश था, इसकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति कर रहा था, लेकिन तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश करेगा, चीफ जस्टिस करेगा, और राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही करेगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे, अपने विवेक से नहीं करेगा। किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को वहाँ के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। तदर्थ न्यायाधीश कहाँ से लेंगे हम? ये उच्च न्यायालय से। ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ये याद रखेंगे। कब की जाती है नियुक्ति तदर्थ न्यायाधीशों की? जब उच्चतम न्यायालय को सत्र में चालू रखने के लिए कोरम की आवश्यकता होती है। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। और जब हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनाएंगे, देखेंगे किस तरह से यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, तो जब उच्चतम न्यायालय में सत्र को चालू रखने के लिए कोरम की जरूरत होती है, तो ऐसी स्थिति में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। अब बात आती है भारत में यह प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? भारत में यह प्रक्रिया लिखा हुआ है फ्रांस से ली गई है, ध्यान रखेंगे। अब आगे देखते हैं, अनुच्छेद 128 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी अवकाश प्राप्त न्यायाधीश से भी उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने का अनुरोध कर सकता है। ठीक है, यहाँ ध्यान रखेंगे, यहाँ एक शब्द आया है कि रिक्वेस्ट करेगा, अनुरोध करेगा। ठीक है ना, कौन करेगा? मुख्य न्यायाधीश करेगा। किन से करेगा? जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो चुके हैं, चाहे वो उच्चतम न्यायालय के हों या उच्च न्यायालय के हों। और किसकी सहमति से करेगा? राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से करेगा। अब बात आती है क्यों करेगा? तो जब काम का बोझ बढ़ जाता है और न्यायाधीशों की संख्या कम होती है, तो ऐसी स्थिति में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को भी न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए बुलाया जा सकता है, और इनके वेतन वगैरह जो भी है वो राष्ट्रपति निर्धारित करता है। यहाँ जो कि यहाँ पे लिखा नहीं गया है, आप इसको अलग से नोट कर लेंगे। ठीक है, तो इसके वेतन वगैरह जो भी इसको पैसे देना होता है वो राष्ट्रपति निर्धारित करता है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि अगर मुख्य न्यायाधीश किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश के पास जाएगा अनुरोध करने के लिए कि आप जज के रूप में काम करें, तो ये बात उस सेवानिवृत्त न्यायाधीश पर डिपेंड करेगी कि वो उस अनुरोध को स्वीकार करता है या नहीं करता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, पदावधि की बात करते हैं। तो पदावधि इनकी 65 वर्ष की आयु तक ये पद ग्रहण करते हैं। ठीक है, इसमें केवल टाइम लिमिट नहीं है, केवल एज लिमिट है। ठीक है ना, तो 65 वर्ष की आयु तक ये पद धारण करते हैं, और अगर बीच में इनको पद छोड़ना हो तो राष्ट्रपति को संबोधित करके त्यागपत्र दे सकते हैं, यानी कि राष्ट्रपति के नाम से त्यागपत्र लिख के अपना पद भी छोड़ सकते हैं। इसके अलावा इनको पद से हटाया भी जा सकता है। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे, पद से इनको हटाया भी जा सकता है। तो पद से हटाया जाना यानी महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा ही हटाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे हम शब्द यूज नहीं करते हैं महाभियोग का, ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि संविधान में महाभियोग शब्द केवल राष्ट्रपति के लिए प्रयोग किया गया है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम इस तरह से बोल सकते हैं कि जिस प्रकार राष्ट्रपति को पद से हटाया जाता है, तो उसी प्रक्रिया से न्यायाधीशों को भी पद से हटाया जा सकता है, हटाया जाता है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया अनुच्छेद 124 के 4 में दी गई है, ध्यान रखेंगे।
आर्टिकल को ये पूछे जाते हैं 124 के 4 में। ठीक है ना। अब महाभियोग लगेगा कब? केवल दो स्थितियां ऐसी होती हैं जिसमें महाभियोग लगाया जा सकता है। एक तो प्रूव्ड मिसबिहेवियर हो जाए, ये मिसबिहेवियर प्रूव हो जाए कि किसने किसी कदाचार, इसको हिंदी में बोलते हैं, या फिर इनकेपेसिटी, ठीक है ना, असमर्थता। क्या किस में असमर्थता? अपना काम करने के, या फिर उसने कोई गलत मिसबिहेव कर दिया हो, ठीक है ना, या मिस। तो इस दो आधारों पर ही इसको पद से हटाया जा सकता है, तीसरा कोई आधार नहीं है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन में आपको संविधान का उल्लंघन वगैरह मिलेगा तो वो सब चीज़ें गलत हैं, सिद्ध कदाचार और असमर्थता के आधार पर, ठीक है। संविधान के उल्लंघन पर राष्ट्रपति पर लग रहा था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रस्ताव कहाँ लाया जाएगा? जिस तरह से राष्ट्रपति का, अगर आप लोगों को याद हो, हम लोगों ने महाभियोग पढ़ा था, तो सेम वही प्रोसेस है। तो इसको भी किसी भी सदन में लाया जा सकता है। अगर लोकसभा में लाएंगे तो 100 सदस्यों द्वारा, और राज्यसभा में लाएंगे तो 50 सदस्यों द्वारा समर्थित होना चाहिए, का ध्यान रखेंगे। और दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। जब दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पारित हो जाएगा तो उसके बाद राष्ट्रपति इस पर साइन कर देगा, और उसी तारीख से, उसी दिन से न्यायाधीश को अपने पद से हटना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। जिस तरह प्रक्रिया के दौरान राष्ट्रपति अपना पक्ष रख रहा था, तो उसी तरह से आरोपित न्यायाधीश जिसके खिलाफ महाभियोग लाया गया तो इसको भी अपना पक्ष रखने का अधिकार होता है, ध्यान रखेंगे। लेकिन भारत में अभी तक किसी भी न्यायाधीश को इस प्रक्रिया से नहीं हटाया गया है, ठीक है। हटाया क्यों नहीं गया? इसके कई रीज़न है। प्रस्ताव तो लाए गए हैं, कभी वो पास नहीं हुए, कभी न्यायाधीश ने त्यागपत्र दे दिया, ठीक है ना। तो इस तरह से हटाया नहीं गया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बात आती है शपथ की। अब तो राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति के सामने ये शपथ लेता है, ठीक है। और इसके शपथ का जो प्रारूप है वो अनुसूचित 3 में दिया गया है, ये ध्यान रखेंगे। क्योंकि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जब हम पढ़ रहे थे तो हमने उसमें देखा था कि आर्टिकल 60 और 69 में उसके शपथ का प्रारूप था, लेकिन यहाँ पर अनुसूचित 3 में दिया गया है इनके शपथ के प्रारूप को, ठीक है। अब इसकी शक्तियाँ देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ व क्षेत्राधिकार। सबसे पहले प्रारंभिक क्षेत्राधिकार देख लेते हैं क्या है। इसको देखिए 2 भागों में बांट सकते हैं हम लोग, हालांकि बहुत कम किताबों में ऐसा है, मोस्टली किताबों में केवल प्रारंभिक क्षेत्राधिकार करके दिया गया है। तो यहाँ 2 भागों में हम लोग इसको थोड़ा सा बांट लेते हैं, देख लेते हैं कैसे कैसे। सबसे पहला तो एब्सोल्यूट, ठीक है ना, मतलब जो सिर्फ एब्सोल्यूट का मतलब आत्यंतिक, जो मामले सिर्फ यहीं पे आएंगे और कहीं नहीं जाएंगे। और कहीं से मेरा मतलब है उच्च न्यायालय में, ठीक है ना। और कॉन्करेंट ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है। कॉन्करेंट से मेरा मतलब है समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। समवर्ती का यहाँ तात्पर्य ये है कि ऐसे मामले जो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों देख सकते हैं, ठीक है ना। तो एब्सोल्यूट का मतलब ऐसे मामले जो केवल सुप्रीम कोर्ट देखेगा, और कॉन्करेंट ऐसे मामले जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों देखेगा, ठीक है। तो अब एब्सोल्यूट में क्या क्या आता है देखते हैं। इसमें मामलों की सुनवाई एब्सोल्यूट वालों की, जैसा कि अभी बताया, कि इसका अधिकार केवल सुप्रीम कोर्ट को है, ठीक है ना, हाई कोर्ट को नहीं है। अब ऐसे कौन कौन से मामले हो सकते हैं देखते हैं। ये कुछ मामले यहाँ पे लिखे हैं, देख लेंगे। भारत सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद हो जाए, ठीक है ना। जैसे अभी मान लो उत्तर प्रदेश और भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार के बीच में विवाद हो जाए, तो इस मामले को हाई कोर्ट देखेगा, सुप्रीम कोर्ट देखेगा। नेक्स्ट, भारत सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्य एक तरफ हों और 2 या 2 से अधिक राज्य या एक से अधिक राज्य दूसरी तरफ हों, ठीक है ना। जैसे मान लो भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, बिहार सरकार एक तरफ हो जाएं, राजस्थान सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, बाकी के राज्य एक तरफ हो जाएं, तो अगर इन दोनों में इस तरह से कोई विवाद हो जाता है तो वो भी मामला सुप्रीम कोर्ट देखेगा, ठीक है। या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवाद हो जाए तो उस मामले को भी सुप्रीम कोर्ट देखेगा। तो ये इसका एब्सोल्यूट ज्यूरिसडिक्शन कहलाता है, ठीक है ना। अब कॉन्करेंट में क्या आ जाएगा, अभी बताया था। कॉन्करेंट में ऐसे मामले जो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों देखेगा, तो इसमें मूल अधिकार वाले मामले आ जाते हैं, ठीक है ना। इसमें लिखा भी हुआ है हमने, जैसे मूल अधिकार से संबंधित मामले। इसकी सुनवाई उच्चतम न्यायालय में भी हो सकती है और उच्च न्यायालय में भी हो सकती है, ठीक है। तो इसको कॉन्करेंट ज्यूरिसडिक्शन में रख देते हैं। सेकंड है इसका अपीलीय क्षेत्राधिकार। नाम से ही पता चल रहा है कि सभी उच्च न्यायालय, ठीक है ना, जितने भी उच्च न्यायालय हैं भारत में, अगर उनके निर्णयों के विरुद्ध अगर हमें कहीं अपील करनी है तो वो अपील सुप्रीम कोर्ट में होगी, और उन अपीलों को सुनने का इसको अधिकार है। तो ये इसका अपीलीय क्षेत्राधिकार हो जाता है। और अपील संवैधानिक, सिविल और आपराधिक किसी भी मामले में की जा सकती है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, परामर्शी क्षेत्राधिकार, एडवाइजरी, ठीक है ना। ये आर्टिकल 143 में इसका वर्णन है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके तहत होता क्या है कि राष्ट्रपति कोई भी कानूनी संबंधी प्रश्न हो तो उस पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है, ठीक है। देखिए बाध्यकारी नहीं है, अगर उसको लगता है राष्ट्रपति को तो सलाह मांग सकता है। अगर राष्ट्रपति सलाह मांगेगा तो सुप्रीम कोर्ट को वो सलाह देनी पड़ेगी, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट वहाँ बाध्य हो जाता है वो सलाह देने के लिए, अगर राष्ट्रपति सलाह मांगता है तो। लेकिन
सुप्रीम कोर्ट ने जो सलाह दी है, अब राष्ट्रपति उसको माने या ना माने ये राष्ट्रपति के ऊपर है, ठीक है ना। लिखा हुआ है कि सलाह मांग सकता है लेकिन मानने के लिए बाध्य नहीं है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और भारतीय संविधान में ये प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो ध्यान रखेंगे कि कनाडा के संविधान से लिया गया है, ठीक है ना। इससे पहले हम लोगों ने ये देखा था कि तदर्थ न्यायाधीश वाली जो प्रक्रिया है वो फ्रांस से ली गई है, ठीक है ना, और ये ली गई है कनाडा के संविधान से परामर्शी। उसके बाद देखते हैं अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय क्या होता है, देखिए 2 बातों से सिद्ध किया जाता है कि हाँ ये अभिलेख न्यायालय है। सबसे पहला तो ये जो भी निर्णय देता है सुप्रीम कोर्ट, जो भी निर्णय देता है वो रिकॉर्ड के रूप में आगे आने वाले मामलों के साक्ष्य के रूप में रखे जाते हैं, ठीक है ना, और उनको साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। जो भी ये निर्णय देगा उसका रिकॉर्ड रखा जाएगा, ठीक है, अभिलेख के रूप में रिकॉर्ड रखा जाएगा और आने वाले मामलों में वो मदद करते हैं, ठीक है। तो पहला हो गया अभिलेख न्यायालय का मामला ये कि इसके निर्णय लिखित होते हैं और अभिलेख के रूप में रखे जाते हैं। और दूसरा जो अभिलेख न्यायालय है वो ये है कि अगर आप इसकी आज्ञा नहीं मानते हैं या इसने कोई आदेश दिया तो ये अपने अवमान के लिए, कंटेम्प्ट के लिए किसी भी व्यक्ति को दंड देने की पावर रखता है, ठीक है। लेकिन ये इसके ऊपर है, इसको लगना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को कि किस व्यक्ति ने या किसी संस्था ने कंटेम्प्ट किया है इसकी आज्ञा का, तो उसको दंड दिया जाए या न दिया जाए, ठीक है। तो इस रूप में भी ये अभिलेख न्यायालय है। इसके बाद नेक्स्ट इसकी जो शक्ति है वो है पुनर्विलोकन का चयन है, रिव्यू का। तो ये अपने निर्णयों और आदेशों का या जो भी ये अपने निर्णय देता है उनको ये कभी भी दोबारा देख सकता है और उनका पुनर्विलोकन कर सकता है, यानी पुनः देखना, पुनर्विलोकन, ठीक है। तो ये पुनर्विलोकन का क्षेत्राधिकार है और ये अपने निर्णय और आदेशों का करता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हाई कोर्ट को देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग खुश रहिए, मेहनत कीजिए। वीडियो देखने के लिए पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।